हिंदी स्टोरी। किसे स्वीकारे। स्मिता, मैम, रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या तुम्हें अधिकारियों के आदेश का पता नहीं कि हमें 100% बच्चों को साक्षर दिखाना है? सुपरवाइजर ने मेज पर रखी रिपोर्ट को स्मिता की तरफ सरकाते हुए कहा। इसे ठीक करो मैम, फिर सर्वे की जरूरत ही क्यों? स्मिता ने कहना चाहा, किंतु सर्वे के दौरान होने वाले अनुभवों की कड़वाहट मुंह में घुल गई। चिलचिलाती धूप, उस पर कहर बरपाते लू के थपेड़े, हाथ में एक रजिस्टर लिए स्मिता बालगणना के राष्ट्रीय कार्य में जुटी थी। शारीरिक पीड़ा के साथ ही उसका चित्त भी अशांत था। मन का मंथन जारी था। बालगणना करूं या स्कूल की ड्यूटी दूं, घर का काम करूं या 139 बच्चों का रिजल्ट बनाऊं? अधिकारी तो सिर्फ निर्देश देना जानते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि कर्मचारी के लिए इतना सब कुछ कर पाना संभव भी है या नहीं। सड़क के किनारे बहते नल से उसने चुल्लू में पानी लेकर गले को तर किया। उसके मुरझाए होठों पर ताजगी लौटने लगी। नल को बंद किया तो खराब टोटी से निकली पानी की बूंदें उसके चेहरे और कपड़ों पर जा पड़ी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर अपनी नजरें घुमा दी। 1 बज गया। वह बुदबुदाती हुई एक मकान की ओर बढ़ गई। घंटी बजाने पर दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी थी। एक सांवली सी औरत गरजी, तुम्हारी अजीब दादागिरी है। अरे, जब मैंने कह दिया कि मेरे बच्चे पोलियो की दवा नहीं पिएंगे तो क्यों बार बार आ जाती हो? जाइए यहां से। स्मिता को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोर का तमाचा मारा हो। उसने विनम्र स्वर में कहा, बहन जी, 1 मिनट सुनिए तो। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं पोलियो के लिए नहीं, बालगणना के लिए यहां आई हूं। फिर आइएगा, अभी मुझे बहुत काम है। उसने दरवाजा बंद कर लिया। वह हताशा में यह सोचती हुई पलटी कि इस तरह तो कोई जानवर को भी नहीं भगाता। स्मिता को लगा कि कई जोड़ी आंखें उसके शरीर का भौगोलिक परिमाप कर रही है, मगर वह उन लोगों से नजरें चुराती हुई झोपड़ी की तरफ चली गई। वहां नीम के पेड़ की घनी छाया थी। एक औरत दरवाजे पर बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। दाईं ओर 3 अधनंगे बच्चे बैठे थाली में सत्तू खा रहे थे। सामने की दीवार चींटियों की कतारों से भरी थी। स्मिता उस औरत के करीब जाकर बोली, हम बालगणना कर रहे हैं। कृपया बताइए कि आपके यहां कितने बच्चे हैं और उनमें कितने पढ़ते हैं? बहन जी, मेरी 6 लड़कियां और 3 लड़के हैं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। 9 बच्चे। वह चौंकी और सोचने लगी कि यहां तो एक बच्चा संभालना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये कैसे 9 बच्चों को संभालती होगी? अम्मा, कलुआ सत्तू नहीं दे रहा है। कलुआ सीधी तरह से इसे सत्तू देता है या नहीं कि उठाऊं डंडा? औरत चीख कर बोली, ले खा। और इसके साथ लड़के के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली। नहीं बेटा, गाली देना गंदी बात है, कहती हुई स्मिता उस औरत से मुखातिब हुई। आपने अभी तक अपने बच्चों का नाम स्कूल में क्यों नहीं लिखवाया? अरे बहन जी, चौकी वाले स्कूल में गई थी, मगर मास्टर ने यह कहकर मुझे भगा दिया कि यहां दूसरे मोहल्ले के बच्चों का नाम नहीं लिखा जाता है। अब आप ही बताइए, जब मास्टर नाम नहीं लिखेंगे तो हमारे बच्चे कहां पढ़ेंगे? रही बात इस मोहल्ले की, तो यहां सरकारी स्कूल है नहीं, और जो स्कूल है भी वह हमारी चादर से बाहर है। एक-एक करके कई वृद्ध लड़के, लड़कियां और औरतें वहां जमा हो गए। कुछ औरतें अपने अपने घर की खिड़कियों से झांक रही थी। स्मिता ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, कल आप फिर स्कूल जाइए। अगर तब भी वह नाम लिखने से मना करे तो उनसे कहिए कि कारण लिख कर दे। ठीक है। एकाएक धूल का तेज झोंका स्मिता से टकराया तो उसने अपने आप को संभाला। फिर एक-एक करके सभी बच्चों का नाम, जाति, उम्र, पिता का नाम, स्कूल आदि अपने रजिस्टर में लिख लिया। बगल के खंडहरनुमा मकान में उसे जो औरत मिली वह उम्र में 35 से 40 के बीच की थी। चेहरा एनेमिक था। स्मिता ने उससे सवाल किया, आपके कितने बच्चे हैं? अपने आंचल को मुंह में दबाए औरत 11 बोलकर हंस पड़ी। स्मिता ने मन ही मन सोचा, बाप रे, 11 बच्चे, वह भी इस महंगाई के जमाने में क्या होगा इस देश का? पर प्रत्यक्ष में फिर पूछा, पढ़ते कितने हैं? एक भी नहीं, क्या करेंगे? पढ़कर आखिर करनी तो इन्हें मजदूरी ही है। बहन जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितना कि काम धंधा। आखिर बच्चों को स्कूल भेजने में आपको नुकसान ही क्या है? उलटे बच्चों को स्कूल भेजेंगी
तो हर महीने उन्हें खाने को चावल और साल में 300 रुपए भी मिलेंगे। चेचक के दाग वाली एक अन्य औरत तमतमाय स्वर में बोली, ये सब कहने की बात है कि हर महीने चावल मिलेगा। अरे, मेरे लड़के को न तो कभी चावल मिला और न ही 300 रुपए। ये कैसे हो सकता है? आप का लड़का पढ़ता किस स्कूल में है? अरे ओ रिहाना, कहां मर गई रे? आई अम्मी, बताओ उस पीपल वाले स्कूल का क्या नाम है? वह सोचती हुई बोली, कन्या माध्यमिक विद्यालय। स्मिता ने अपने रजिस्टर में कुछ लिखते हुए पूछा, आपने कभी उस स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की? तुम पूछती हो शिकायत की? अरे, एक बार नहीं, मैंने कई बार की, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए मैंने उसकी पढ़ाई ही बंद करवा दी। इससे क्या होगा? बहन जी, स्मिता के इस प्रश्न पर उसने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और बोली, कुछ भी हो, अब मुझे पढ़ाई करानी ही नहीं। वैसे भी पढ़ाई में रखा ही क्या है? आज मेरे लड़के को देखो, 20 रुपए रोज कमाता है। स्मिता उनकी बातों को रजिस्टर में उतारकर आगे बढ़ गई। अचानक तीखी बदबू उसकी नाक में उतर आई। चेहरे पर कई रेखाएं उभर आई थी। एक अधनंगा लड़का मरे हुए कुत्ते को रस्सी के सहारे खींचे लिए जा रहा था और पीछे पीछे कुछ अधनंगे बच्चे शोर मचाते हुए चले जा रहे थे। उसने मुंह को रूमाल से ढक लिया। मकान का दरवाजा खुला था। चारपाई पर एक दुबला पतला वृद्ध लेटा था। सिरहाने ही एक वृद्धा बैठी पंखा झल रही थी। स्मिता ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, मां जी, आपके यहां परिवार में कितने लोग हैं? इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। उस वृद्धा का स्वर नम था। क्यों आपके लड़के वगैरह वह अब यहां नहीं रहते? और क्या करेंगे रहकर भी? न तो अब हमारे पास कोई दौलत है, नहीं पहले जैसी शक्तिमान जी। बाबा का नाम क्या है? उस वृद्धा ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। स्मिता की निगाहें उस गुदे हुए नाम पर जा टिकी। कृष्णचंद्र वर्मा। उसके मुंह से शब्द निकले तो वृद्धा ने अपना सिर हिला दिया। अच्छा, मां जी, कहती हुई स्मिता सामने की गली की ओर मुड़ गई। वह बार बार अपने चेहरे पर फैली पसीने की बूंदों को रूमाल से पोंछती। शरीर पसीने से तरबतर था। उसकी चेतना में एक साथ कई सवाल उठे कि क्या हो गया है आज के इंसान को, जो अपने ही मां बाप को बोझ समझने लगा है, जबकि मां बाप कभी भी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझते। स्मिता सोचती हुई चली जा रही थी। कुछ आवाजें उसके कानों में खनकने लगी। अरे सुना, चुरचुर की अम्मा, खिलावन बंगाल से कोई औरत लाया है और उसे 7,000 रुपए में बेच रहा है। आवाज धीमी होती जा रही थी क्योंकि कड़ी धूप की वजह से उसके कदम तेज थे। वह अपनी रफ्तार बनाए हुए थी। आज औरत सिर्फ सामान बनकर रह गई है, जो चाहे मूल्य चुकाए और ले जाए। वह बुदबुदाती हुई सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, आपको किससे मिलना है? मम्मी तो घर पर नहीं है। आप तो हैं, क्या नाम है आपका और किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम उदय सोनी है और मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। क्या मतलब? अब आप पढ़ते नहीं हैं? नहीं, मम्मी पापा में झगड़ा होता था और एक दिन मम्मी घर छोड़कर यहां चली आई। उस बच्चे ने रुंधे स्वर में बताया। कैसे मां बाप हैं जो ये भी नहीं सोचते कि उनके झगड़े का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्मिता ने सोचा, फिर पूछा, पर सुनो बेटा, आपके पापा का क्या नाम है? उस बच्चे का स्वर ऊंचा था। पापा का नहीं, आप मम्मी का नाम लिखिए। बीना लता इतना बताकर वह चला गया। स्मिता के आगे अब एक नया दृश्य था। कूड़े के एक बड़े से ढेर पर 6 से 7 साल के कुछ लड़के झुके हुए उंगलियों से कबाड़ खोज रहे थे। दुर्गंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। वहीं दाईं ओर की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह है फील गुड। स्मिता के मस्तिष्क में कई प्रश्न उठे। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, उनके हाथों में उनके मां बाप ने कबाड़ का थैला थमा दिया। कैसे मां बाप है? सिर्फ पैदा करना जानते हैं। किंतु वह केवल सोच सकती थी। इन परिस्थितियों को सुधारने की जिनके पास शक्ति व सामर्थ्य है, वह तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहते। हवा अब भी आग बरसा रही थी। स्मिता को रह रह कर अपने बच्चे की निचंता सता रही थी, मगर नौकरी के आगे वह बेबस थी। सामने से एक जनाजा आता नजर आया। वह किनारे हो गई। जनाजा भीड़ को खींचे लिए जा रहा था। कुछ लोग सिया पे कर रहे थे। नाटे कद की स्त्री कह रही थी, बेचारी आदमी का इंतजार करते करते मर गई। बेहतर होता कि वह विधवा ही होती। तुम ठीक बोलती हो भूरे की अम्मा।
जो आदमी महीनों अपने बीवी बच्चों की कोई खोज खबर न ले, वह कोई इंसान है, यह भी नहीं सोचता कि औरत जिंदा भी है या मर गई। अरे बुआ, तुम भी किस अय्याश की बात करती हो? वह तो सिर्फ औरत को भोगना जानता था। 9 बच्चे क्या कम थे? अरे औरत ना हुई कुतिया हो गई। मुझे तो बेचारे इन मासूमों की चिंता हो रही है। किसी ने उसके पति को खबर की। एक दाढ़ी वाले ने आकर पूछा, अरे भाई, उसका कोई एक अड्डा हो तो खबर की जाए। एक एक कर सभी की बातें स्मिता के कानों में उतरती रही। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। वह तो सिर्फ मर्दों के हाथों की कठपुतली है, जिसने जब जहां चाहा खेला, जब जहां चाहा ठुकरा दिया। प्यास के कारण स्मिता का गला सूख रहा था। उसने सोचा कि वह अगले दरवाजे पर पानी का गिलास अवश्य मांग लेगी। उसके कदम तेजी से बढ़े जा रहे थे। धूप दैत्य के समान उसके जिस्म को जकड़े हुए थी। उसने एक बार फिर अपने चेहरे को रूमाल से पोंछा। उत्तर की ओर एक वृद्धा, 2 लड़के बैठे बीड़ी का कश ले रहे थे। अम्मा, यही आंटी मुझे पढ़ाती हैं। दरवाजे से लड़के का स्वर गूंजा। इससे पहले कि स्मिता कुछ बोलती, एक भारी शरीर की औरत नकाब ओढ़ती हुई बाहर निकली और तमतमाकर बोली, एक तो तुम लोग पढ़ाती नहीं हो, ऊपर से मेरे लड़के को फेल करती हो। उस औरत के शब्दबाणों ने स्मिता की प्यास को शून्य कर दिया। बहन जी, जब आपका लड़का महीने में 4 दिन स्कूल जाएगा तो आप ही बताइए वह कैसे पास होगा? मास्टराइन होकर झूठ बोलती हो। अरे मैं खुद उसे रोज स्कूल तक छोड़कर आती थी। बहन जी, आपका कहना सही है, मगर मेरे रजिस्टर पर वह गैर हाजिर है तो गैर हाजिर होने से क्या होता है? इतना कहती हुई वह बाहर चली गई। खिन्न स्मिता के मुंह से स्वत ही फूट पड़ा कि स्कूल भेजने का यह अर्थ तो नहीं कि सारी की सारी जिम्मेदारी अध्यापक की हो गई। मां बाप का भी तो कुछ फर्ज बनता है। स्मिता प्यास से व्याकुल हो रही थी। उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाईं, तभी उसकी नजर एक 2 मंजिले मकान पर जा टिकी। वह उस मकान के चबूतरे पर जा चढ़ी। स्मिता ने घंटी दबा दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक वृद्ध चश्मा चढ़ाते हुए बाहर निकले। शरीर पर बनियान और पायजामा था। वृद्ध ने पूछा, आपको किससे मिलना है बाबा? मैं बाल गणना के लिए आई हूं। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? स्मिता ने संकोचवश पूछा। क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने वाली बात है। आप अंदर चली आइए। स्मिता अंदर आ गई। उसकी निगाहें कमरे में दौड़ने लगी। वहां एक कीमती सोफा पड़ा था। उसके सामने रखे टीवी और टेप रिकॉर्डर मुक्त थे। कमरे की दीवारें मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ओशो, रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरों से चमक रही थी। दाईं तरफ की मेज पर कुछ साहित्यिक पुस्तकों के साथ हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अखबार बिखरे थे। स्मिता ने खड़े खड़े सोचा कि लगता है बाबा को पढ़ने का बहुत शौक है। तुम खड़ी क्यों हो बेटी, बैठो न कहकर वृद्ध ने दरवाजे की ओर बढ़कर उसे बंद किया और बोले, दरअसल यहां कुत्ते बहुत हैं, घुस आते हैं, तुम बैठो, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। घर में और कोई है नहीं, मुझे ही लाना पड़ेगा। तुम संकोच मत करो बेटी, मैं अभी आया, कहते हुए वृद्ध ने स्मिता को अजब नजरों से देखा और अंदर चले गए। उनके अंदर जाते ही टीवी चल पड़ा। स्मिता ने देखा, टीवी स्क्रीन पर एक युवा जोड़ा निर्वस्त्र आलिंगनबद्ध था। स्मिता के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। उसकी प्यास गायब हो गई। घबराकर उठी और दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर भागी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी किधर से भी आकर वह बूढ़ा उसे अपने चंगुल में दबोच लेगा और वह कहीं भाग न सकेगी। सोच क्या रही हो, जाओ और जाकर इस रिपोर्ट को ठीक करके लाओ। मुझे तथ्यों पर आधारित नहीं, शासन की नीतियों पर आधारित रिपोर्ट चाहिए स्मिता। चौकी जी मैम। मैं समझ गई। वह चली तो उसके कदम बोझिल थे और मन न शांत।